औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगा जो कि 2 अक्टूबर 2007 में एक्सेल एनर्जी प्लांट जो कि एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है जो कि 40 माइल्स वेस्ट ऑफ डेनवर कोलोराडो यूएसए में है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। 5 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो थे, जो कि एक्चुअली पेंटर थे, वो ट्रैप हो गए थे केमिकल फायर की वजह से डीप इनसाइड हाइड्रो पावर प्लांट की जो टनल थी उसमें। और जो प्लांट था, जैसे मैंने पहले बताया, वो ओन करता था एक्सेल एनर्जी, एक मेजर रीजनल इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी थी। फायर जो थी ये कहना चाहिए कंबस्टिबल कोटिंग और सॉल्वेंट्स की थी और जो ओनली वे था उनके बाहर आने का रास्ता, जो कि ओपनिंग थी, वो तकरीबन 1400 फीट दूर थी उनसे और कोई हेल्प अवेलेबल नहीं थी क्योंकि कंपनी जो थी उसने प्रॉपरली ना तो उनके उसको हैज़र्ड को एनालाइज़ किया था, ना उनके पास इमरजेंसी रिस्पॉन्डर स्टैंड बाय पे थे कि अगर इस तरह का कोई इवेंट हो जाए और उनको रेस्क्यू करना पड़े तो ऐसे कोई लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो केमिकल सेफ्टी बोर्ड ने इस इंसिडेंट के बाद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट जो है और साथ में एक एनिमेटेड वीडियो भी उन्होंने बनाई ताकि लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि हादसा क्या था और किस वजह से हुआ था और इसके अंदर से जो लेसन लर्निंग है वो क्या है। तो केमिकल सेफ्टी बोर्ड जो था उसने जो इसको एनालाइज़ किया कि ना ही एक्सेल एनर्जी और ना ही जो कॉन्ट्रैक्टर आरपीआई कोटिंग वाले थे उन्होंने अच्छे तरीके पे इसको इवेल्युएट किया था, इन तमाम डेंजर्स को जो इस काम से, इस टनल के अंदर जो काम करने जा रहे थे उससे रिलेटेड जितने भी हैज़र्ड्स थे उनको उन्होंने प्रॉपर्ली इवेल्युएट नहीं किया था। एक्सेल एनर्जी कैबिन क्रीक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था वो, जैसे मैंने पहले बताया, एक रिमोट माउंटेन्स में है और अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल्स फ्रॉम जॉर्ज टाउन कोलोराडो में है और ये 400 फीट जो टनल थी इसको इंडस्ट्रियल एरिया में पेन स्टॉक के नाम से ये जानी जाती थी और ये कहना चाहिए स्लाइटली इंक्लाइन थी और बॉटम में और टॉप की तरफ ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्टीप थी, यानी ये टॉप की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा एक चढ़ाई वाली कंडीशन थी और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। जो पैन स्टॉक था ये वाटर का रिजर्वायर कैरी करता था, जो अपर और लोअर रिजर्वायर जो था वहाँ से इसका कनेक्शन था और ये जो पानी जितना भी है ये लास्ट टरबाइंस तक जाता था और वो टरबाइन इस पानी की वजह से रोटेट होती थी और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती थी। और काफ़ी साल चूँकि गुजर चुके थे और पेन स्टॉक जो है वो उसके अंदर डिटेरिएशन शुरू हो गई थी और 2007 में एक्सेल एनर्जी जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को आरपीआई के साथ एक मुआहदा किया जो कि एक इंडस्ट्रियल पेंटिंग कंपनी थी कि उन्होंने इसको पेन स्टॉक को जो है लार्जर स्टील सेक्शन जो है उसको अच्छी कंडीशन में लेकर आना है और उसके ऊपर उन्होंने काम करना है लोअर रिजर्वायर पे। जो काम है ये सितंबर के महीने में शुरू हुआ और पेन स्टॉक जो है वो एक यूनिक कन्फाइंड स्पेस थी और इसके अंदर एंट्री जो बहुत या एग्ज़िट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट था और इससे पहले कि प्रोजेक्ट को वो शुरू करते उन्होंने एक बड़ा पीस जो है उसका कट किया उस पाइप सेक्शन का ताकि वहाँ से लोग जो है अंदर एंटर हो सके और वहाँ से इस तरह से उन्होंने एक एंट्री बनाई ताकि वहाँ से लोगों को एक्सेस दिया जा सके और लोग अपना इक्विपमेंट वहाँ से लेकर जा सकें। मॉर्निंग में जब ये इंसिडेंट हुआ तो अक्टूबर 2 में आरपीआई वर्कर्स जो थे वो प्रिपेयर कर रहे थे कि कोटिंग ऑपरेशन को और अप्रॉक्सीमेटली 10 गैलन्स ऑफ हाईली फ्लेमेबल सॉल्वेंट वो अंदर लेकर आए जिसको मिथाइल ईथाइल कीटोन MEK भी कहा जाता है। तो जब भी हम MEK की बात करेंगे तो इसका मतलब है मैं मिथाइल ईथाइल कीटोन की बात कर रहा हूँ और ये तकरीबन 10 गैलन MEK जो है कन्फाइंड स्पेस के अंदर लेकर आए और कुछ सॉल्वेंट्स भी उन्होंने यूज़ किया इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, होजेस को क्लीन करने के लिए काम करने से पहले और तकरीबन 1 बजे दोपहर को 11 लोग जो थे उन्होंने अपना कोटिंग एक सेक्शन शुरू किया कोटिंग करने के लिए जो कि तकरीबन 400 फीट इनसाइड दी पेन स्टॉक था। और जब ये कहना चाहिए एपॉक्सी कोटिंग यूज़ कर रहे थे तो वर्कर्स जो थे इन्होंने स्पेशल स्प्रे यूज़ किया और जो कि बेस और हार्डनर का मिक्सचर था और उसके बाद उसको दीवार के ऊपर कोट करते थे, लेकिन इमीडिएटली उनको पता चला एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि जो एपॉक्सी है ये अच्छे तरीके पे दीवार पर कोटिंग नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी होजेस को दोबारा से फ्लश किया और उनकी गन्स जो थी उनको भी दोबारा से फ्लश किया और हर दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि इसको फ्लश करने के बाद दोबारा से इस पे काम कर सके, लेकिन उनको सक्सेस उसके अंदर नहीं मिली और एपॉक्सी जो है वो अच्छी तरीके पे दीवार पर नहीं आ रही थी। तो API का जो RPI का जो फोरमैन था उसने डिसाइड किया कि इसको तमाम इक्विपमेंट को स्पेयर्स वगैरह को हम दोबारा से क्लीन करते हैं और लोगों ने इसको क्लीन करना शुरू किया, तमाम इक्विपमेंट होजेस को दोबारा से MEK
के साथ। और एक वर्कर जो है वो और ज़्यादा सॉल्वेंट्स जो है कन्फाइंड स्पेस के अंदर लेकर आ गया ताकि वो अच्छी तरीके पे क्लीनिंग वर्क कर सकें। और जो वर्कर्स थे उनको फील हो रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो है ना इस सॉल्वेंट का वो पूरे उस वर्क एरिया में फैलता जा रहा है, उनको स्मेल फील हो रही है। तकरीबन 2 बजे के टाइम पे जो वेपर्स जो पूरे एरिया में फैल चुके थे वो इग्नाइट हो गए और इसका जो लाइकली कॉज जो हाईलाइट हुआ है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कि अंदर जो स्प्रेइंग मशीन का हॉपर है वहाँ से वो निकला है स्टैटिक चार्ज, और ये फ्लैश फायर एरप्टेड हुई है और इसकी वजह से जो बर्निंग सॉल्वेंट्स है वो बर्स्ट हो गया और कहना चाहिए नियर बाय जो वर्कर था उसके स्लीव्स में भी आग लग गई इसी वजह से। फ्लेम जो था वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा था और जो ओपन बकेट्स थी MEK की उन सब ने भी आग पकड़ ली थी। और जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे अब उसके सामने यहाँ पे सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उसके सामने खड़े थे तो उनका जो एग्जिट वाला एस्केप था वो सारा का सारा ब्लॉक हो गया था इस इंटेंस फायर की वजह से। और ये जितने भी लोग ट्रैप हुए थे वहाँ पे वो शाउट करने लगे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कि जनाब पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आए ताकि इसको हम अच्छे से आग को बुझा सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर पेंट स्टॉक के अंदर नहीं थे। जो लोग अदर साइड पे थे बर्निंग इक्विपमेंट के वो 1400 फीट दूर ओपनिंग की तरफ भागे ताकि फायर एक्सटिंग्विशर लोकेट कर सके जो कि पेंट स्टॉक के बाहर था। और एक वर्कर जो था उसने नोटिफाई किया कंट्रोल रूम ऑपरेटर को ताकि वो 911 को कॉल कर सके। ये जो 5 ट्रैप वर्कर्स थे वो अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका वे ब्लॉक था और वो सिर्फ वेट कर रहे थे और होप कर रहे थे कि कोई हमें हेल्प मिल जाए और इस तरह से कहना चाहिए आग बुझ जाए। लेकिन ये जो कहना चाहिए पेंट स्टॉक के अंदर जो MEK और एपॉक्सी के जो कैंस थे ये तमाम के अंदर आग लगती जा रही थी, आग बढ़ती जा रही थी और फिर जब स्मोक बहुत तेज़ी से और बढ़ता चला गया तो वो पेंट स्टॉक की अंदर की तरफ चले गए ताकि अपने आप को स्मोक से बचा सकें। और उन्होंने रेडियो के साथ भी कम्युनिकेशन की और हेल्प के लिए कॉल किया ताकि उनको अच्छे से जल्दी से कोई हेल्प मिल सके और वो अपने आप को बचा सके। और कई दफ़ा लोगों ने जो बाहर की तरफ अदर साइड पे लोग थे उन्होंने कोशिश की कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेके इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन आग की शिद्दत इतनी थी कि वो करीब नहीं आ सके और बहुत तेज़ी के साथ वो ब्लैक स्मोक जो है पूरे एरिया में फैलता जा रहा था। और वर्कर्स वेट कर रहे थे रेस्क्यू का। तकरीबन 2:11 पे काउंटी इमरजेंसी पर्सनल जो है वो साइट पर आए जो कि 911 की कॉल के नतीजे में था और उनको असल में बताया नहीं गया था, उनको सिर्फ हैजर्डस कंडीशन का बताया गया था। लेकिन इस पेंट स्टॉक के अंदर जो कंडीशन थी तो उसके लिए वो प्रॉपर्ली ना इक्विप थे ना वो प्रॉपर्ली ट्रेन थे कि वो इस तरह का एक टेक्निकल डिमांड रेस्क्यू जो है वो परफॉर्म कर सकें। और जो ट्रैप वर्कर्स थे वो मज़ीद अंदर की तरफ चलते चले गए पेंट स्टॉक के अंदर ताकि अपने आप को धुएं से बचा सकें। और लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुंच गए कि वो अब आगे वाला एरिया जो था वो बहुत स्टीप था और वहाँ से वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकते थे। और उन्होंने कम्युनिकेशन करते हुए रेडियो सेट पे ये भी बताया कि अब उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि स्मोक तेज़ी से फैलता जा रहा है। और जो कुछ रिस्पॉन्डर थे वो अंदर की तरफ आए पेंट स्टॉक के अंदर और एक व्हीकल होता है जिसको ऑल टेरेन व्हीकल कहा जाता है उसके थ्रू अंदर आए ताकि ये फासला जल्दी से तय करें और कोई हेल्प आउट कर सकें। लेकिन इतना डेंस स्मोक था कि वो तकरीबन 200 फीट से ज़्यादा आगे नहीं जा सके और फिर उनको वापस जाना पड़ा। इसी तरह से कुछ रिस्पॉन्डर जो थे वो टॉप की तरफ चले गए 1000 फीट ऊपर और वहाँ से उन्होंने कुछ स्काबा की बॉटल्स रेस्पायरेटर्स जो है वहाँ से उन्होंने नीचे लटकाए ताकि एक छोटा सा हैश था उसके थ्रू जो अभी आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वहाँ से उन्होंने ये सारा सामान नीचे लटकाया ताकि ये इन वर्कर्स को जो 5 ट्रैप वर्कर्स थे वहाँ तक पहुँच जाए और वो स्काबा बॉटल्स को रेस्पायरेटर्स को यूज़ कर सकें और अपने आप को बचा सकें। लेकिन वो उन तक अनफॉर्चुनेटली ना पहुंच सका। तकरीबन 3:40 पे स्पेशलाइज रेस्क्यू यूनिट जो है वो अराइव हुआ, उस साइट पे पहुंच गया डेनवर से जो कि तकरीबन 40 मील दूर ईस्ट पे था। और जब वो आ गए वहाँ पे उसके थोड़ी देर के बाद माइन रेस्क्यू की टीम भी वहाँ पे पहुँच गई और दोनों टीमों ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया एंट्री के लिए। लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और ये जो 5 वर्कर थे ये उसके अंदर ही कहना चाहिए उनकी डेथ हो गई स्मोक इनहेलेशन की वजह से। और फॉलोइंग डे जो है उसके अगले वाले दिन जब ये सारा ऑपरेशन उन्होंने कंक्लूड किया तो उनकी बॉडीज़ जो है उनको वो एयर बॉटल्स के करीब ही मिल गई थी। CSB जो है उसने इसकी पूरी एक जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट डेवलप की, इन्वेस्टिगेशन की और इसकी एक वीडियो भी बनाई। और जो उस रिपोर्ट के में अगर मैं क्रैक्स बताऊं तो उन्होंने 3 सेफ्टी इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। पहला है कि लैक ऑफ रेगुलेटरी लिमिट्स है और ब्रिंगिंग फ्लेमेबल मटीरियल्स इनटू परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस, यानी परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर आपने कितना मटीरियल लेकर आना है इसकी कोई उनके पास रेगुलेटरी लिमिट नहीं मौजूद थी। एक्सेल एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। और थर्ड जो है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल एमरजेंसीज है।
कि उन्होंने कभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया कि इस तरह की कोई इमरजेंसी हो सकती है और उसके लिए वो पहले से तैयार हो। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसके अंदर ये 5 लोगों की जो है वो डेथ हो गई इस तरह से। तो हमारे लिए एक लेसन लर्निंग है कि हम भी अपने वर्क एरिया में देखें कि अगर हमारे वर्क एरिया में कन्फाइंड स्पेसेस में अगर काम हो रहा है और वो परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस हैं, तो उसके लिए हम अच्छे से कहना चाहिए तैयारी करें और हम अच्छे से उसका रिस्क असेसमेंट करें, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करें, हैजर्ड सेफ्टी एनालिसिस करें और फिर उसके बाद अच्छे से हम देखें कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोग अंदर जाएंगे किस तरीके में जाएंगे, वो कहीं स्टक तो नहीं हो जाएंगे, कितना लिमिटेड कम्बस्टिबल या फ्लेमेबल मटेरियल आप एरिया के अंदर लेकर जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना। फिर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन की जैसे उसने बात की है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि हम प्राइस को सामने जब रखते हैं तो हम जो हमें बहुत ही क्वालिफाइड और बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर लग रहा होता है उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर रहा होता है तो वो हम उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, बहुत सारी कंपनी उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं और फिर वो कोई ऐसी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको कम पैसों में वो काम करके दे रही होती है, लेकिन चूंकि उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, वो टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती है, वो टेक्निकल टूल्स नहीं होते जिसकी वजह से वो अच्छे से रेस्क्यू कर सकें, तो उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे हम इसका नुकसान उठा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर खासतौर पर जब भी काम हो रहा होता है, स्टैंड बाय पर्सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है या रेस्क्यू टीम जो है वो बाहर मौजूद हो, उनको भी पता हो कि अंदर क्या काम हो रहा है और किस किस तरह के हैजर्ड हो सकते हैं, ताकि जब भी इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो फ़ौरन से अंदर जाएँ और जाके रेस्क्यू करें और ह्यूमन लाइफ को सेव करें। क्योंकि बाकी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, दोबारा से परचेज़ कर लेंगे इक्विपमेंट को जो भी डैमेज होता है या लॉस हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो सबसे कीमती चीज़ है। एंड हमें हमेशा जब भी आपको इमरजेंसी रिस्पांस कर रहे होते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे टॉप पे हमारा जो है वो ह्यूमन लाइफ होता है कि हमें ह्यूमन लाइफ को सबसे पहले सेव करना है और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं जो इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसका लिंक भी दे दूंगा और जो केमिकल सेफ्टी बोर्ड ने जो वीडियो बनाई है वो भी दे दूंगा, ताकि आप वीडियो को भी देखें, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ें। रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आपके जो आपके सेफ्टी सेक्शन के लोग हैं उनको भी अपने साथ मिलाइए, फायर और सेफ्टी सेक्शन दोनों मिलके बैठें और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें कि ये हादसा क्यों हुआ था और किस तरह से किन वजूहात की वजह से इन हादसे को आप रोक सकते थे, कौन कौन से आप काम ऐसे करते हैं कि ये हादसा ना होता। और इसी तरह से अपने एरिया में इस चीज़ को देखते रहिए और कोशिश करते रहिए कि इस तरह का कोई हादसा आपके एरिया में ना हो, ताकि हम सब एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल करें, अच्छे तरीके पे एक दूसरे के साथ सेफली किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम काम करें। तो उसको अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।